हेलो जी, नमस्कार, राम राम। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं सभी कृषि योद्धाओं का सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर। अपन आधार बीज और प्रमाणीकृत बीज है उसके उत्पादन की बात करेंगे दलहनी फसलों के अंदर। उससे पहले अपन बात करें पिछली क्लास की, तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर चारे वाली फसलों के बारे में पढ़ा था। कौन सी फसलों के बारे में पढ़ा था? पिछली क्लास के अंदर अपन ने चारे वाली फसलों के बारे में पढ़ा था। चारे वाली फसलें जो अपनी मुख्य रूप से फॉडर क्रॉप्स है, चारे वाली फसलें हैं, उन चारे वाली फसलों के अंदर अपन ने फाउंडेशन सीड, आधार बीज और प्रमाणीकृत बीज के उत्पादन के बारे में पढ़ा था। आधार बीज और उसके अलावा जो प्रमाणीकृत बीज है, फाउंडेशन सीड है, प्रमाणीकृत बीज के अपन ने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। उससे पहले अगर अपन बात करें तो चारे वाली फसलों से पहले अपन खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ा था। और उससे पहले जो अपना फोर्थ टॉपिक था, फोर्थ चैप्टर के अंदर, फोर्थ क्लास के अंदर अपन ने फाउंडेशन सीड और जो सर्टिफाइड सीड है उसके प्रोडक्शन टेक्निक के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से चरण है उनके बारे में पढ़ा था। तो ये फोर्थ क्लास है, जो फोर्थ क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको है आप जरूर देख लेना। उसके लिए आपको है सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के प्ले लिस्ट में जाना है। वहां पर सीड टेक्नोलॉजी सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की प्ले लिस्ट मिलेगी। उसके अंदर आपको सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की सभी क्लासेज है वो मिल जाएगी। तो और उसके अलावा भी बात करें तो अपन को सभी सेमेस्टर की सभी वीडियो क्लासेज है यहाँ पर मिल जाएगी। आज आप अपन को यहाँ पर, तो अपन को है सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को है वो आपको सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों के बारे में पास भी भेज देना है। आज अपन बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे दलहनी फसलों के बारे में। कौन सी फसलें? आज अपने हैं दलहनी फसलें। इन दलहनी फसलों के अपन को आधार बीज और सर्टिफाइड सीड के प्रोडक्शन की बात करनी है कि इनके फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड है, इसके प्रोडक्शन की कौन कौन सी टेक्निक है उनके बारे में अपन को बात करनी है। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट पल्सेस, यानी दलहनी फसलें। जो दलहनी फसलें होती है जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, उनके बाद अपन को सर्टिफाइड सीड और फाउंडेशन सीड, आधार बीज और प्रमाणित बीज के अपन को उत्पादन की बात करनी है। मुख्य दलहनी फसलों की बात करें तो मुख्य दलहनी फसलों में चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर आते हैं। कौन से आते हैं? चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर है, ये मुख्य दलहनी फसलें हैं। उसके अलावा बात करें तो इसमें आधार बीज और प्रमाणीकृत बीज भी है। जो प्रोसेस है वो लेक्चर फॉर्म में है वो दी हुई है, वहां से अपन को देख लेना है। उसके अलावा जो चरण समान है वो तो सभी फसलों के अंदर रहने वाला है, परंतु कुछ विशेष चरण है, जैसे इनमें आइसोलेशन डिस्टेंस अलग है, एनपीके जो फर्टिलाइजर है वो अलग है, सिंचाई अपन करते हैं वो अलग करते हैं, उनके बारे में अपन इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो अपन देखते हैं पहले आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी। पर परागण प्रतिशत के आधार पर दलहनी फसलों में पृथक्करण दूरी भी परिवर्तित होती है। हर चैप्टर के अंदर, हर टॉपिक में मैं ये लाइन उठा के लाता हूँ कि पर परागण प्रतिशत के आधार पर किसी भी फसल की जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है वो अलग होती है। अपन बात करते हैं चना की। किसकी बात करते हैं? चना की बात करूं मैं, अगर ग्राम की बात करूं तो इसमें जो परागण होता है वो स्व परागण होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। क्या होता है? स्व परागण होता है। तो जिनके अंदर स्व परागण होता है उनकी आइसोलेशन डिस्टेंस होती है वो अपन कम रखते हैं। तो चना के अंदर आधार बीज उत्पादन के लिए अपन आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो 10 मीटर रखेंगे, और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए अपन 5 मीटर रखने वाले हैं। चना क्या है? चना एक स्वपरागित फसल है। इसलिए अपन इसकी जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो 10 मीटर और 5 मीटर रखने वाले हैं। अगला है अरहर, पिजन पी, केजानस केजान। अगर मैं अरहर की बात करूं तो अरहर में भी है स्व परागण पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। लेकिन अरहर के अंदर है वो 5 से 30% है वो क्रॉस पोलिनेशन भी पाया जाता है। कितना? अरहर के अंदर 5 से 30%, 5 से 30% है वो क्या पाया जाता है? इसमें क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। क्रॉस पोलिनेशन यानी कि पर परागण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर परागण है वो 5 से 30% पर परागण पाया जाता है, इसलिए इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस भी अधिक होगी। आधार बीज उत्पादन के लिए इनकी आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं अपन 200 मीटर, और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए रखते हैं अपन 100 मीटर। किसकी बात कर रहे हैं? अरहर की बात कर रहे हैं। उसके अलावा मैं बात करूं मूंग की। किसकी बात करूं मैं? मूंग की बात करूं तो मूंग के अंदर पाया जाता है सेल्फ पोलिनेशन, स्व परागण। मूंग के अंदर क्या होता है? स्व परागण होता है।
तो इसके अंदर अपन जो पृथक्करण दूरी रखते हैं वो स्वपरागण अपने चना के अंदर था वही रखेंगे 10 मीटर 5 मीटर। उसके अलावा मैं बात करूं उड़द की, तो उड़द के अंदर भी अपने क्या पाया जाता है, स्वपरागण पाया जाता है। और स्वपरागण है तो अपन आइसोलेशन डिस्टेंस कितने रखेंगे, फाउंडेशन सीड की रखेंगे 10 मीटर और सर्टिफाइड सीड की रखेंगे 5 मीटर। और मैं बात करूं अगर अपने मसूर की, तो मसूर है, मसूर के अंदर मसूर में भी क्या पाया जाता है, स्वपरागण पाया जाता है। मसूर में स्वपरागण पाया जाता है, इसलिए इसकी अपन फाउंडेशन सीड जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो 10 मीटर रखेंगे और सर्टिफाइड सीड की रखेंगे वो 5 मीटर रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दलहनी फसलों के अंदर अपन किस प्रकार से है इसको याद रखेंगे। तो दलहनी फसलों के अंदर मुख्य रूप से सभी में स्वपरागण ही होता है। जैसे चना, ये चना, उसके अलावा मैं बात करूं तो मूंग, उड़द और अरहर। कौन सी फसल है ये, जो मुख्य फसल है चना, चना मूंग उड़द और मसूर। क्या, चना मूंग उड़द और मसूर। इसकी मैं बात करूं चना मूंग उड़द और मसूर की, मैं अगर बात करूं मसूर, तो इनमें क्या पाया जाता है, इन सभी फसलों के अंदर सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है, स्वपरागण पाया जाता है, स्वपरागण पाया जाता है। जो चना मूंग उड़द मसूर है इनके अंदर क्या पाया जाता है, स्वपरागण पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। इसलिए इसकी अपन फाउंडेशन सीड की जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो रखेंगे 10 मीटर और सर्टिफाइड सीड की रखेंगे वो रखेंगे 5 मीटर। ये अपन को याद रखना है। अपन को जो एक अलग याद रखना है वो रखना है अरहर का। अरहर के अंदर क्या पाई जाती है कि स्वपरागण होता है, लेकिन 5 से 30% इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन भी पाया जाता है। इसलिए इसकी अपन आइसोलेशन डिस्टेंस 200 मीटर और 100 मीटर रखने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं बुआई की, सोविंग टाइम की, कि इसके सोविंग टाइम कब है और इनके सीड रेट क्या है। बुआई की मैं बात करूं तो दलहनी फसलों में बुआई का समय बीज दर फसल के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, यूं। चना की मैं बात करूं तो चना कौन सी ऋतु की फसल है, चना है वो रबी की फसल है। कौन सी है, चना रबी की फसल है। चना है वो रबी की फसल है। रबी की फसल की बुआई करते हैं अपन अक्टूबर नवंबर में। कब करते हैं, अक्टूबर नवंबर में करते हैं। और सीड रेट रखते हैं वो रखते हैं 60 to 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चना एक रबी की फसल है, अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं 60 to 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके अंदर सीड रेट रखते हैं। फिर अरहर, अरहर है अपनी खरीफ की फसल। कौन सी ऋतु की फसल है, अरहर खरीफ ऋतु की फसल है। बुआई करेंगे वो जून जुलाई के अंदर करेंगे। कब करेंगे, अरहर के अंदर अपन बुआई करेंगे जून जुलाई में। और इसकी सीड रेट रखेंगे वो रखेंगे 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अरहर है अपनी जो बुआई का समय है वो जून जुलाई है, खरीफ ऋतु की फसल है। सीड रेट रखेंगे वो 12 से 15 किलोग्राम। मूंग भी जून जुलाई के अंदर अपन बुआई करेंगे। मूंग भी एक खरीफ ऋतु की फसल है, जून जुलाई के अंदर बुआई करेंगे और इसकी सीड रेट रखेंगे वो रखेंगे 12 से 15 किलोग्राम। फिर उड़द की मैं बात करूं, उड़द की भी जुलाई के अंदर अपन बुआई करेंगे और इसकी भी अपन सीड रेट रखने वाले वो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखेंगे। मसूर की मैं बात करूं, लेंटिल की बात करूं, तो इसकी बुआई अपन अक्टूबर में करेंगे। ये रबी की फसल है। इसकी अपन बीज दर रखेंगे 25 to 30 किलोग्राम। कितनी रखेंगे, 25 to 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपन सीड रेट रखने वाले हैं। 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपन बीज दर रखेंगे। अब अपन बात करते हैं नाइट्रोजन, उसकी फर्टिलाइजर की। अगर मैं फर्टिलाइजर की बात करूं तो फर्टिलाइजर है अपन ने चना के अंदर नाइट्रोजन देंगे वो एनपीके देंगे वो 20 50 30 देंगे। कितनी देंगे, 20 50 30। 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटेशियम देंगे प्रति हेक्टेयर। कितने, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटेशियम है वो चना की फसल में देंगे। अरहर की फसल में अपन 25 किलोग्राम नाइट्रोजन देंगे। जो दलहनी फसलें होती है इनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अपन को कम आवश्यकता रहती है, क्योंकि इनकी जो ग्रंथियां होती है उसके अंदर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो अरहर के अंदर अपन नाइट्रोजन देंगे 25 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटेशियम 40 किलोग्राम। मूंग के अंदर अपन नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम देंगे, फास्फोरस देंगे 40 से 50 किलोग्राम। उड़द की मैं बात करूं तो उड़द के अंदर नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम देंगे, फास्फोरस देंगे अपन 40 से 50 किलोग्राम, पोटेशियम की जरूरत नहीं है। मसूर के अंदर अपन देंगे 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 100 किलोग्राम पोटेशियम देंगे। नाइट्रोजन की आधी तथा फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय डाल दी जाती है।
नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा अपन पुष्पन के समय देंगे, ये मैं आपको हर बार बताता हूँ। अब अपन बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई की बात करूं तो चना के अंदर जो सिंचाई है वो 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता रहती है। अरहर के अंदर जब अपन को आवश्यक लगे कि अब अरहर में सिंचाई कर देनी चाहिए तब कर देनी चाहिए। मूंग तथा उड़द की मैं बात करूं तो मूंग और उड़द के अंदर 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता रहती है। मसूर के अंदर 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता रहती है। चना के अंदर 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता रहती है। और अरहर के अंदर अपन को जब लगे तब सिंचाई कर देना चाहिए, कि जब अपन को लगे अब फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है तब करनी चाहिए। मूंग और उड़द के अंदर 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता रहती है। मसूर के अंदर 2 से 3 सिंचाई होती है, वो आवश्यकता रहती है। अब अपन बात करते हैं इनके प्रोटेक्शन की, प्लांट सुरक्षा की। प्रोटेक्शन की मैं बात करूं तो इसमें खरपतवार नियंत्रण की अपन बात करें तो चना के अंदर अपन खरपतवार नियंत्रण करेंगे वो निराई तथा गुड़ाई से करेंगे। किससे करेंगे? निराई और गुड़ाई से करेंगे। अरहर के अंदर भी निराई और गुड़ाई से अपन खरपतवार नियंत्रण का कार्य करते हैं। उड़द की बात करूं मैं तो उड़द के अंदर निराई गुड़ाई, उसके अलावा अपन ट्रेफ्लेन नामक रसायन का प्रयोग करेंगे। और मूंग के अंदर तथा उड़द के अंदर अपन ट्रेफ्लेन का प्रयोग करेंगे 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मसूर के अंदर अपन बात करने वाले हैं वो निराई और गुड़ाई से करेंगे। अब अपन बात करते हैं रोग नियंत्रण की। फसलों के अंदर रोग का नियंत्रण है वो किस प्रकार से करते हैं, डिजीज कंट्रोल है वो किस प्रकार से करते हैं। तो चना के अंदर जो रोग लगता है वो विल्ट ब्लाइट स्टेम रोट लगता है। कौन से रोग लगते हैं? चना के अंदर विल्ट ब्लाइट और स्टेम रोट है वो रोग लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए अपन क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे, सही फसल चक्र। इसके अंदर अपन चने में विल्ट ब्लाइट या स्टेम रोट के नियंत्रण के लिए अपन क्रॉप रोटेशन है वो अपनाते हैं। उसके अलावा मैं पिजन पी की बात करूं तो इसके अंदर विल्ट, लीफ स्पॉट और मोजेक रोग होते हैं। इससे अपन संक्रमित जो पौधे होते हैं उनको हटा देते हैं, और संक्रमित पौधों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? इरेडिकेशन कहलाती है। फिर अपना आता है ग्रीन ग्राम मूंग के अंदर बात करूं तो मुख्य रूप से होता है येलो मोजेक। जो पीला मोजेक होता है, येलो मोजेक मूंगों में होता है। इसके लिए अपन मेटास्टॉक्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मेटास्टॉक्स का प्रयोग है वो अपन करते हैं। उड़द की मैं बात करूं तो उड़द के अंदर भी येलो मोजेक रोग होता है, और येलो मोजेक के नियंत्रण के लिए अपन मेटास्टॉक का प्रयोग करते हैं। मसूर की मैं बात करूं तो मसूर के अंदर रोग होता है वो होता है विल्ट। कौन सा होता है? विल्ट होता है। और विल्ट के नियंत्रण के लिए अपन प्रयोग करेंगे थायरम। तो ये अपने वीड कंट्रोल और डिजीज कंट्रोल के बारे में पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में। इंसेक्ट कंट्रोल की मैं बात करूं तो चना के अंदर मुख्य रूप से जो कीट लगता है वो है ग्राम पोर्ट बोरर। चने का फल छेदक कीट है वो लगता है, और इसके लिए नियंत्रण करेंगे अपन एल्ड्रीन, BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड चूर्ण का है वो अपन प्रयोग करेंगे, एल्ड्रीन और बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अरहर की मैं बात करूं तो अरहर अपने होता है पोर्ट बोरर या फली छेदक, और लीफ रोलर है वो होता है। उसके लिए अपन प्रयोग करेंगे वो करेंगे मोनोक्रोटोफॉस का। किसका प्रयोग करेंगे? मोनोक्रोटोफॉस का प्रयोग करेंगे। मोनोक्रोटोफॉस। फिर मूंग की बात करूं तो मूंग के अंदर लगता है हेयर कैटरपिलर। कौन सा रोग कीट लगता है? हेयर कैटरपिलर लगता है, और इसके लिए अपन थायोडीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? थायोडीन का प्रयोग करेंगे। उड़द के अंदर भी हेयर कैटरपिलर ही लगता है, और हेयर कैटरपिलर के नियंत्रण के लिए अपन प्रयोग करेंगे थायोडीन का। मसूर की मैं बात करूं तो मसूर के अंदर पोर्ट बोरर, फली छेदक और हेयर कैटरपिलर कीट लगते हैं, और पोर्ट बोरर के लिए अपन मोनोक्रोटोफॉस का प्रयोग करेंगे, और हेयर कैटरपिलर के लिए अपन थायोडीन का प्रयोग करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड प्रोटेक्शन की जो विशिष्ट तकनीक है दलहनी फसलों के लिए अपन अप्लाई करते हैं उनके बारे में अपन ने बात की थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो आज जो अपन ने पढ़ा है मुझे आशा है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत समय तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।